वो पहाड़ों के नीचे बनी हुई कोई कुदरती सुरंग थी। 15-20 कदम चलने के बाद सुरंग एक जानिब मुड़ गई। आगे दीवार में एक जीना ऊपर को जाता था। हाशिम खान और इमरान जीना तय करके ऊपर एक कमरे में आ गए। आमने सामने दीवारों के साथ बांस की 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। दरमियान में एक नीची पुरानी मेज थी। कोने में लकड़ी की बोसीदा सी अलमारी थी। सिर्फ एक दीवार में छत के करीब रोशनदान था जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। हाशिम खान चारपाई पर बैठ गया। इमरान भी सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। हाशिम खान बोला, ये हमारा खुफिया हाइड आउट है। सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। इमरान ने पूछा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी है? हाशिम खान ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बोला, इस खिड़की में से बाहर को रास्ता जाता है, मगर ये खुफिया रास्ता है और घने जंगल में जाकर निकलता है। इमरान ने पूछा, इस तरफ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है? पुलिस इस तरफ से भी हमला कर सकती है। हाशिम खान मुस्कुराने लगा। बोला, ये रास्ता जंगल की एक गहरी घाटी में जाता है। घाटी की दोनों जानिब हमारे मुसल्लह मुजाहिद दिन रात मौजूद रहते हैं। इतने में खिड़की का एक पट खुला और एक आदमी अंदर आ गया। उसने खाकी रंग की बुशर्ट और उसी रंग की पतलून पहन रखी थी। मजबूत बदन का आदमी था। उम्र 35 और 40 के करीब थी। उसने इमरान से हाथ मिलाया और उसके पास चारपाई पर बैठते हुए उर्दू में कहने लगा, तुम्हारे मिशन के बारे में हमें तमाम तफसीलात मिल गई थी। इस सिलसिले में हमने इब्तिदाई तहकीकात का काम भी मुकम्मल कर लिया है। ये मिशन अपनी नौयत के एतबार से कुछ पेचीदा है, क्योंकि हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कौन लोग हैं जो गंटोर के पुराने लाइट हाउस तहखाने में न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोसेसिंग के फराइज अंजाम देंगे, लेकिन हमारे आदमी इसका बहुत जल्द पता करवा लेंगे। इमरान बोला, क्या पुराने लाइट हाउस के तहखाने में प्रोसेसिंग प्लांट का जरूरी सामान लगा दिया गया है? उस मुजाहिद ने अपना नाम इमरान से हाथ मिलाते वक्त बता दिया था, लेकिन उसका असली नाम नहीं बताएंगे। एक फर्जी नाम मुराद खान रखते हैं। मुराद खान ने कहा, पुराने लाइट हाउस के तहखाने और उसके आसपास के इलाके से हम बखूबी वाकिफ हैं। हम इसी इलाके के रहने वाले हैं और मछली के शिकार को कभी कभी पुराने लाइट हाउस के पास जाया करते थे। 1-2 बार तहखाने में भी उतरे थे। जब तुम्हारे मिशन के बारे में हमें रिपोर्ट मिली तो हम मछली के शिकार के बहाने पुराने लाइट हाउस पर गए थे ताकि मालूम करें कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमने देखा कि पुराने लाइट हाउस के चारों तरफ 100-150 फुट के अहाते में 10-12 फुट ऊंची खारदार बाड़ लगा दी गई थी। एक तरफ 2 फौजी ट्रक खड़े थे और 3-4 फौजी एक जगह मोर्चे खोद रहे थे। 2 फौजी खारदार बाड़ के गेट पर पहरे दे रहे थे। हम करीब से गुजरे तो फौजियों ने हमें वहां से चले जाने का हुक्म दिया। हम वहां से चले गए। इमरान ने कहा, लेकिन इस बात का सुराग लगाना बहुत जरूरी है कि पुराने लाइट हाउस के तहखाने में न्यूक्लियर मटेरियल पहुंचा है या नहीं। मुराद खान बोला, वो तो हम हर हालत में सुराग लगा लेंगे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया है। मुराद खान बोला, इस वक्त हम तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं कि एक तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी और दूसरे तुम्हें अपना ये खुफिया हाइड आउट भी दिखाना है। ये वो जगह है कि जहाँ हंगामी सूरत हाल में हम में से कोई आकर छुप सकता है। मैं तुम्हें उसका जंगल वाला वो रास्ता भी दिखा दूंगा जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ। अभी हाशिम खान तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ तुम्हारी रिहाइश वगैरह का इंतजाम किया गया है। मेरे साथ आ जाओ। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। हाशिम खान और मुराद खान दोनों इमरान को साथ लेकर कमरे की खिड़की में से गुजरकर एक दूसरी सुरंग में से होते हुए उस पुरअसरार वर्कशॉप की पिछली जानिब जंगल में निकल आए। ये छोटा सा जंगल 2 पहाड़ी टीलों के दरमियान वाक़ था। वो दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए एक कच्ची सड़क पर आ गए। यहाँ आकर हाशिम खान ने कहा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। वो चला गया तो मुराद खान कहने लगा, यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे दूसरे साथी भी हैं। वो वक्त के साथ साथ तुम्हें मिलते रहेंगे। ये तमाम लोग अपने अंदर इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देने का जज्बा रखते हैं। इन सब का ताल्लुक दक्कन यानी आंध्र प्रदेश से है और तरबियत याफ्ता फौजी हैं। अपना हाशिम खान धमाका खेज मवाद तैयार करने में माहिर है। इसी तरह दूसरे मुजाहिद भी अपने अपने काम के माहिर हैं। इमरान ने कहा, असलहा और धमाका खेज मटेरियल तैयार करने की टेक्निक दुनिया में बहुत तरक्की कर गई है और तैयार शुदा हालत में ऐसे टाइम बम और रिमोट कंट्रोल बम मिल सकते हैं जो साइज में माचिस की डिबिया के साइज के होते हैं, लेकिन तबाही में बड़े से बड़ा बम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें ऐसे बम दस्तयाब हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मुराद खान ने जवाब में कहा,
इसकी तुम फिक्र न करो। इस वक्त भारत के फौजी असलहा खानों में जदीद से जदीद तरीन असलहा और हर किस्म के तबाहकुन बम मौजूद हैं, और इन असलहा खानों से हमने शब खून मारकर इतना असलहा और बम जमा कर रखे हैं कि जो इंडियन आर्मी की पूरी छावनी को तबाह करने के लिए काफी है। ये सारा जखीरा हमने एक जंगल में खुफिया जगह पर छुपा रखा है, तुम्हें वो दिखा दिया जाएगा, फिर अपनी जरूरत के मुताबिक तुम वहाँ से जो चाहो ले सकते हो। अगर इसके अलावा तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो वो भी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। इतने में हाशिम खान अपनी पुराने मॉडल की टैक्सी लेकर आ गया। मुराद खान ने इमरान से हाथ मिलाते हुए कहा, हाशिम खान तुम्हें तुम्हारी नई रिहाइश गाह पर ले जाएगा, अभी तुम खाना वगैरह खाकर आराम करो, रात को मुलाकात होगी। मुराद खान ये कहकर फौरन वापस चला गया। इमरान हाशिम खान के साथ टैक्सी में बैठकर अपनी नई रिहाइश गाह की तरफ रवाना हो गया। ये रिहाइश गाह वहाँ से 3-4 मील के फासले पर एक दरमियाने दर्जे की कॉलोनी के कोने में थी। नीचे स्कूटरों मोटरों वगैरह की मुरम्मत की दुकान थी और ऊपर रहने के लिए एक कमरा था, जिसके साथ ही बाथरूम और छोटा सा बावर्ची खाना भी था। ऑटो वर्कशॉप में 2 लड़के एक रिक्शा इंजन की मुरम्मत कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी करीब ही स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। हाशिम खान को आते देखकर वो उठकर खड़ा हो गया। हाशिम खान ने उसे कहा, शबराती चचा हमारे साथ ऊपर आ जाओ। ऊपर छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना सोफा और एक पुराना पलंग पड़ा था। पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। ऊपर आने के बाद हाशिम खान ने बूढ़े चचा शबराती से कहा, चचा ये हमारे मेहमान हैं। बांग्लादेश में इनका बहुत बड़ा ऑटो वर्कशॉप है। यहाँ विजयवाड़ा में ये अपना एक वर्कशॉप खोलना चाहते हैं। ये कुछ रोज हमारे यहाँ ठहरेंगे, इनका खास ख्याल रखना होगा। शबराती चचा ने इमरान को सलाम किया और कहा, जनाब हम आपको हर तरह से आराम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुर्ग बिरयानी पकाने में मेरा सारे दक्कन में कोई सानी नहीं, इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं आपको पका दूंगा। इमरान बोला, ठीक है चचा, मगर मैं सादा ग़िज़ा खाता हूँ। हाशिम खान ने शबराती से कहा, इस वक्त जो कुछ पका है ले आओ, मुझे भी सख्त भूख लग रही है। अभी लाया जनाब। ये कहकर शबराती चचा किचन की तरफ चला गया। हाशिम खान कुर्सी पर और इमरान पलंग पर बैठ गया। उसने दबी जबान में हाशिम खान से पूछा, क्या शबराती अपना राजदार आदमी है? हाशिम खान ने कहा, नहीं, मगर ये हमारा बड़ा पुराना मुलाजिम है। ये हमारी राजदारी का कमाल है कि इसको आज तक हमारी खुफिया सरगर्मियों का इल्म नहीं हो सका। हमें यहाँ बेहद राजदारी से काम लेना पड़ता है। इमरान ने कहा, आपको कैसे पता चला कि उस बूढ़े मुलाजिम को आपकी खुफिया सरगर्मियों का इल्म नहीं हुआ? हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान भाई हम कोई अनाड़ी नहीं है, हमें दूसरों के दिल में झांक कर उसके दिल का हाल मालूम करना आता है। बहरहाल तुम्हें शबराती के आगे मोहतात ही रहना होगा। मैं टैक्सी चलाता हूँ और मुराद खान ने यहाँ नीचे अपना वर्कशॉप कायम कर रखा है। हम यहाँ ये काम 15-20 सालों से कर रहे हैं। इस कॉलोनी में ज्यादातर मुसलमानों की आबादी है। कॉलोनी के सारे लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। हम दोनों यानी मैं और मुराद खान गैर शादीशुदा हैं। हम दोनों ने कॉलोनी में यहाँ से चंद कदमों के फासले पर एक क्वार्टर किराए पर ले रखा है। हम दोनों वहाँ रहते हैं। वर्कशॉप के ऊपर वाला ये कमरा हमने मेहमानों के लिए बनाया है और हमारे मेहमान अक्सर हमारी तंजीम के मुजाहिद ही होते हैं। बूढ़ा शबराती खाना ले आया। इमरान और हाशिम खान ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद बूढ़ा शबराती नीचे जाने लगा तो बोला, साहब चाय बना दूं या बाजार से ले आऊं? हाशिम खान ने कहा, बाजार से ले आओ। वो चला गया तो हाशिम खान ने कहा, शबराती को हमने खास तौर पर हिदायत कर रखी है कि जब भी हमारा कोई मेहमान ठहरे तो तुम जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं रहोगे। अपना काम खत्म करके नीचे चले जाओ। वो रात को सोता भी नीचे वर्कशॉप में है। शबराती कुछ देर के बाद चाय ले आया। चाय मेज पर रख कर वो चला गया। हाशिम खान ने चाय पीते हुए कहा, मेरे जाने के बाद तुम आराम करना, मैं शाम होते ही आ जाऊंगा। मैं अपनी टैक्सी नीचे वर्कशॉप में ही खड़ी करता हूँ। चाय पीने के फौरन बाद हाशिम खान भी चला गया। इमरान ने कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन के सफर का थका हुआ था, उसे जल्द नींद आ गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज से वो जाग पड़ा। उसने दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। उसने दरवाजा खोला। हाशिम खान अंदर आ गया। कहने लगा, नींद आ गई थी या नहीं? इमरान ने कहा, मैं तो सारा वक्त सोता रहा हूँ, तुम्हारे आने से मेरी आंख खुली है। वो पलंग पर बैठते हुए बोला, रात पड़ते ही मुराद खान भी आ जाएगा। वो शाम को अपने वर्कशॉप में ही होता है, लेकिन अपने नए मिशन के सिलसिले में उसे एक जगह जरूरी जाना था। बावर्ची खाने में शबराती ने रात का खाना तैयार कर रखा था। हाशिम खान ने उसे चाय बनाने को कहा और इमरान से बातें करने लगा। इमरान ने कहा, हाशिम भाई हमें इस बात की पूरी खबर रखनी होगी कि बाहर से न्यूक्लियर मटेरियल पुराने लाइट हाउस के तहखाने वाली लेबोरेटरी में कब आता है। ये बहुत जरूरी है। हाशिम खान बोला, मुराद खान इस सिलसिले में मसरूफ है, तुम बेफिक्र रहो। हमारे मुजाहिद आंध्र प्रदेश सरकार के हर इदारे में मौजूद हैं। हमें पल पल की खबर मिलती रहती है। न्यूक्लियर मवाद का भी हमें बर वक्त पता चल जाएगा।
बूढ़ा शबराती चाय की 2 प्यालियां रख कर किचन में वापस चला गया। हाशिम खान कहने लगा, तुम्हें यहाँ बाहर आते जाते बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हें यहाँ अगर किसी ने पूछा तो अपना नाम कमाल अहमद बताओगे और यही कहोगे कि बांग्लादेश के शहर रंगपुर में तुम्हारी ऑटो वर्कशॉप है। तुम कारोबार के सिलसिले में यहाँ आए हो, इससे ज्यादा किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। हमने यहाँ तुम्हारा यही नाम 1-2 दुकानदारों को बताया है। इमरान बोला, हाशिम भाई तुम जिस तरह कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मेरी तरफ से तुम भी बेफिक्र रहो, ये मेरा पहला मिशन नहीं है। हाशिम खान मुस्कुराने लगा, बोला, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम एक इंतहाई तजुर्बाकार और दलेर कमांडो हो और तुमने बड़े मार के मारे हैं और हमें तुम पर फख्र है। तुम्हारे कारनामों की पूरी तारीख हमें मालूम है, फिर भी जो एहतियाती तदाबीर मैंने तुम्हें बताई हैं उनका बताना बहुत जरूरी था। इमरान ने तकल्लुफन कहा, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। रात जरा गहरी हुई तो मुराद खान भी आ गया। मुराद खान ने हाशिम से कहा, हाशिम खान तुम नीचे वर्कशॉप में जाओ, कारीगर जाने वाले हैं, मैं इमरान के पास बैठता हूँ। हाशिम खान नीचे चला गया। मुराद खान ने इमरान से पूछा कि वहाँ उसे कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही। इमरान बोला, मुराद भाई हम कमांडो लोग हैं, हम तो रात को पत्थरों पर भी सो जाते हैं, यहाँ तो मुझे हर तरह का आराम है। मुराद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आराम की ही जरूरत है, क्योंकि जो मिशन हमारे सामने है हो सकता है उसमें हमें रातों को वीरान इलाकों में जागना भी पड़ जाए। इमरान बोला, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ मुराद भाई। मुराद खान बोला, ये मुझे मालूम है, बल्कि हम सब तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। इमरान कहने लगा, हमारे मिशन का जो सबसे मुश्किल मरहला है वो उस न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया कोड नंबर मालूम करना है, क्योंकि सिर्फ उस खुफिया कोड नंबर से ही हमारा मुल्क दुश्मन के इस खतरनाक हरबे का तोड़ दरियाफ्त कर सकेगा। इस खुफिया कोड नंबर में इंतहाई राजदारी बरती जाती है और जिस मुल्क को ये एटमी मवाद फराहम किया जाता है उसका सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 साइंसदानों को ही उस कोड नंबर का इल्म होता है। न्यूक्लियर मवाद तो कोई भी मुल्क किसी न किसी तरह अपने मुल्क में मंगवा सकता है, लेकिन जब तक उसके पास उस मटेरियल का खुफिया कोड नंबर नहीं होता वो ना तो उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है और ना कोई दूसरा मुल्क उसका कोई तोड़ तैयार कर सकता है। न्यूक्लियर मटेरियल का भारत में स्मगल होने पर हमें सबसे पहले इस बात का पता चलाना होगा कि उस एटमी मवाद का कोड नंबर किसके पास है। हमें उस आदमी का खोज लगाकर उससे ये खुफिया कोड नंबर हासिल करने के लिए बाकायदा मंसूबा तैयार करना होगा। उसके बाद ये खुफिया नंबर हमें अपने खुफिया इदारे यानी अपने मुल्क पहुंचाना होगा। उसके बाद हमारा दूसरा मिशन पुराने लाइट हाउस की लेबोरेटरी को तबाह करना होगा ताकि भारत उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे मुल्क के खिलाफ एटमी मिसाइल तैयार न कर सके। हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक जो न्यूक्लियर मटेरियल भारत को सप्लाई किया जा रहा है ये इंतहाई तबाहकुन और खतरनाक है और बेपनाह तबाही फैलाने वाला मटेरियल है और इसकी वजह से हमारे मुल्क की सलामती को सख्त खतरा लाहक हो गया है। मुराद खान ने इमरान की सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं खुफिया कोड नंबर की अहमियत को अच्छी तरह से समझता हूँ। चुनांचे हमारा पहला मिशन उस आदमी का सुराग लगाना होगा जिसको इस कोड नंबर का इल्म है। वो एक आदमी हो या 2 आदमी हो, हम हर हालत में उसका सुराग लगा लेंगे और फिर जैसे भी हुआ और हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम उसे खुफिया कोड नंबर मालूम कर लेंगे। लेकिन इस वक्त हमें कुछ खाने पीने की जरूरत है। मुराद खान ने शबराती को जो किचन में था आवाज देकर कहा, शबराती चचा जो कुछ पका है ले आओ। इस दौरान वर्कशॉप बंद करके नीचे से हाशिम खान भी आ गया। शबराती ने दाल चावल बनाए थे, उन्होंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद चाय पी और हाशिम खान और मुराद खान दोनों इमरान को खुदा हाफिज कहकर चले गए। उस मकान में इमरान को रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान वो बहुत कम घर से बाहर निकलता था। 1-2 बार मुराद खान उसे साथ लेकर विजयवाड़ा की ऑटो मार्केट में भी गया ताकि अगर कोई खुफिया एजेंसी का आदमी उसकी निगरानी कर रहा हो तो उसे यकीन हो जाए कि इमरान वाकई अपने ऑटो वर्कशॉप के सिलसिले में विजयवाड़ा आया है। मुराद खान मुसलसल अपने आदमियों के जरिए ये मालूम करने की कोशिश में लगा हुआ था कि फ्रांस से सप्लाई किया जाने वाला न्यूक्लियर मवाद भारत में पहुंचा है या नहीं। रात को तकरीबन रोजाना 1-2 घंटे इमरान के साथ मुराद खान और हाशिम खान की मीटिंग होती थी। दूसरे हफ्ते का पहला दिन भी गुजर गया। दूसरे रोज इमरान शाम के वक्त मकान के छोटे से कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर मवाद भारत पहुंच गया हो और मुराद खान के आदमियों को उसकी खबर ही न हुई हो। ये बड़ी तशवीश की बात थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने अपने परेशान ख्यालात से चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दूसरी बार दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? वो मुराद खान था। इमरान ने दरवाजा खोल दिया। मुराद खान अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और खामोशी से इमरान के सामने वाली कुर्सी को आगे खींचते हुए बैठ गया। मुराद खान ने इमरान के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है कि तुम कुछ परेशान थे।
عمران نے کہا مجھے صرف ایک ہی پریشانی ہے کہ کہیں ہماری بے خبری میں نیوکلیئر میٹیریل بھارت نہ پہنچ گیا ہو۔ مراد خان نے دھیمے لہجے میں کہا ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ جب ایٹمی مواد ایئر فرانس کے ایک طیارے کے ذریعے ممبئی کے ہوائی اڈے پر پہنچا تو ہمارے آدمیوں نے ممبئی سے اسی وقت ہمیں خبر کر دی تھی۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا خدا کا شکر ہے، میں تو بہت پریشان تھا۔ مراد خان بولا ایئر فرانس کا طیارہ یہ ایٹمی مٹیریل لے کر 1 گھنٹہ پہلے ممبئی پہنچا تھا اور مجھے 15 منٹ ہوئے اس کی اطلاع ہمارے خفیہ ریڈیو ٹرانسمیٹر پر ملی ہے اور میں سیدھا تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ عمران نے پوچھا کیا یہ میٹیریل عام فلائٹ میں لایا گیا ہے؟ مراد خان نے کہا ایسی حماقت کوئی بھی حکومت نہیں کرے گی، اس مقصد کے لیے خاص طور پر ایئر فرانس کا طیارہ چارٹرڈ کیا گیا تھا۔ ہمیں جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ ایٹمی مواد 6 سلنڈروں میں سیل بند ہے اور ان سلنڈروں کو لکڑی کے سلنڈر سائز کے 6 کریٹوں میں پیک کر کے لایا گیا ہے۔ طیارے کے ساتھ انڈین سینٹرل سیکیورٹی فورس کا ایک اسپیشل دستہ بھی آیا ہے جسے خاص طور پر اس قیمتی مواد کی حفاظت کے لیے بھارت سے فرانس بھیجا گیا تھا۔ عمران نے پوچھا یہ میٹیریل سیدھا گینٹور کے پرانے لائٹ ہاؤس میں پہنچایا جائے گا یا ممبئی سے دلی لے جایا جائے گا؟ مراد خان نے کہا ہماری اطلاع کے مطابق یہ سلنڈر ممبئی سے ایٹامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نئی دلی میں لے جائے جائیں گے، اس کے بعد انہیں گینٹور کی زیر زمین لیبارٹری میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عمران نے پوچھا نئی دلی میں یہ سلنڈر کتنے دن رکھے جائیں گے؟ مراد خان نے کہا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن جب یہ میٹیریل گینٹور پہنچیں گے تو ہمیں اسی وقت خبر ہو جائے گی۔ عمران نے کہا مجھے ممبئی میں بتایا گیا ہے کہ گینٹور کی لیبارٹری میں اس میٹیریل کی پروسیسنگ میں کم از کم 1.5-2 ماہ ضرور لگ جائیں گے۔ مراد خان نے کہا تمہیں ٹھیک بتایا گیا ہے، یہ ہمارے حق میں ایک اچھی بات ہے۔ اس دوران ہمیں نیوکلیئر میٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنے کا وقت مل جائے گا۔ عمران نے کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا مراد بھائی خفیہ کوڈ کی سراغ رسانی کے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہمیں کسی وجہ سے یہ کوڈ نمبر معلوم نہ ہو سکا تو نیوکلیئر میٹیریل تباہ کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھارت اسی کوڈ نمبر کا ایٹمی مواد فرانس سے دوبارہ منگوا کر اس پر کام شروع کر سکے گا۔ مراد خان بولا عمران بھائی ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس خاص آدمی کا سراغ لگا لیں جس کے پاس کوڈ نمبر ہوگا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مراد خان کے اس جواب نے عمران کو مطمئن نہ کیا، مگر اس بارے میں اپنے عدم اطمینان کو عمران نے مراد خان پر ظاہر نہ کیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ یہ لوگ اپنے سراغ رسانی کے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، کبھی اسے خیال آتا تھا کہ یہ کام ان لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس نے مراد خان سے کہا اس سلسلے میں اگر میری مدد بھی درکار ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ مراد خان نے کہا عمران بھائی تمہاری مدد کی ہمیں بڑی ضرورت ہوگی، لیکن جب ضرورت ہوگی تو اس وقت تمہیں بتا دیں گے، اس کی تم فکر مت کرو۔ عمران کو آٹو ورک شاپ والے مکان میں رہتے ہوئے مزید 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران بھی حسب معمول عمران زیادہ تر مکان کے اندر ہی رہا۔ مراد خان سے اس کی دن میں 1-2 بار ضرور ملاقات ہوتی۔ مراد خان اپنی اور اپنے آدمیوں کی کارگزاری کے بارے میں عمران کو بتاتا۔ ایک رات کو وہ عمران سے ملنے آیا تو کہنے لگا ہم نے اس آدمی کا سراغ لگا لیا ہے جس کے پاس نیوکلیئر مواد کا خفیہ کوڈ نمبر ہے۔ عمران نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا، کون ہے وہ؟ مراد خان نے کہا اس کا نام کانتی لال ہے، گجرات کاٹھیا واڑ کا رہنے والا ہے۔ اس کا تعلق گجرات کی سینٹرل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے ہے۔ 40 برس کا دبلا پتلا تجربہ کار آدمی ہے، بڑا زیرک اور خاموش طبع ہے۔ صبح گجرات کی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ بھی رہ چکا ہے۔ ہم صرف کانتی لال کی اسی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ عمران نے پوچھا وہ کمزوری کیا ہے؟ مراد خان بولا کانتی لال شراب اور عورتوں سے میل جول رکھنے کا بہت شوقین ہے، مگر یہ کام وہ خود بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔